हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह विक्ट्री मेंटरशिप चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, ये हम ज्योग्राफी की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में आने वाले सभी टॉपिक को विथ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आपकी आज की क्लास का टॉपिक है मिनरल एंड रिसोर्स। और ये ऐसा टॉपिक है, यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, इन पर एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। और ये जो चैप्टर मैंने बच्चों आप लोग के लिए डिजाइन किए हैं, ये सारे चैप्टर आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो इन सीरीज को आप लोग रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर सीधे नहीं मिले तो वो स्टेटमेंट के रूप में, कॉन्सेप्ट के रूप में इन्हीं टॉपिक से जुड़े हुए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मिनरल एंड रिसोर्स। पहले हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्स होते क्या है। देखो, पहले वैसे रिसोर्स जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्स, जो हमें नेचर द्वारा एज ए गिफ्ट मिलता है। लाइक वाटर भी एक रिसोर्स है, ऑयल भी है, कोल भी है, गोल्ड भी है, आयरन भी है। ये नेचर ने बनाया है और हमें एज ए गिफ्ट मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे रिसोर्स नेचर ने बनाए हैं। कुछ रिसोर्स ह्यूमन ने बनाए हैं, जिसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे पार्क हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारे जो क्या होते हैं, ये होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी मानव निर्मित संसाधन। देखो इसको क्या बोलते हैं, एक होता है नेचुरल रिसोर्स, एक होता है आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड रिसोर्स। एक एक करके हम समझेंगे और ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला देखते हैं नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स में क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स आर रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। आगे ना, जो हमें नेचर द्वारा प्राप्त होते हैं और इनका जो यूज करते हैं, ठीक है, विदाउट मच मॉडिफिकेशन, यानी बहुत ज्यादा चेंज किए बिना। अब पानी को हमें कैसे यूज करना, पानी लिया और साफ पानी है, गंगा नदी का है, तो हमने गिलास लिया पी लिया, हमें कुछ नहीं करना है। कोयला हमने जमीन से खोदा, हम जला सकते हैं। लेकिन कुछ रिसोर्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी करना पड़ता है। लाइक का क्रूड ऑयल हो गया, लाइक का आयरन हो गया, लाइक का गोल्ड हो गया। क्योंकि जो गोल्ड आयरन मिलते हैं वो हमें ओर फॉर्म में मिलते हैं। और क्या होता है, और वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं जिनके अंदर इनप्योरिटीज यानी अशुद्धियां मिली होती हैं। जब हम इनको पिघलाते हैं तो अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं, प्योर चीज हमें प्राप्त होती है। तो जो अदर रिसोर्स प्राप्त होते हैं वो हमें ओर्स के रूप में मिलते हैं, अयस्क के रूप में मिलते हैं, और बाकी सब हम सीधे यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो है, रिवर है, सॉइल है, कोल है। ये सभी क्या हो गए, नेचुरल रिसोर्स के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इन रिसोर्स को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं या क्लासिफाइड करते हैं इनके यूज और ओरिजिन के आधार पे। ये जो सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूं ना, इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आप लोग को। जैसे ये देखिए, यहां पर मैंने उन चीजों को अलग से हाईलाइट कर दिया है आप लोग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहां क्या लिखा है, डेवलपमेंट एंड यूज, यानी यहां पे लिखा है विकास और उपयोग के आधार पे संसाधनों को, रिसोर्स को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है एक्चुअल रिसोर्स, एक होता है पोटेंशियल रिसोर्स। देखो, एक्चुअल रिसोर्स होता क्या है, एक्चुअल रिसोर्स हम उन्हें बोलते हैं जिनका हम प्रेजेंट में यूज करते हैं और जिसकी हमें टेक्नोलॉजी पता होती है। लाइक कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी क्या है, एक्चुअल रिसोर्स है। इनकी हमें क्वांटिटी पता है और इसकी हमारे पास टेक्नोलॉजी है। जैसे आपके घर में 10 किलो आटा 15 दिन में खत्म होता है, तो मम्मी को पता है ना कि 15 दिन तक चलेगा। तो जैसे ही 12 दिन होते हैं बोलती पापा भाई आटा खत्म होने वाला है, क्योंकि उन्हें क्वांटिटी पता है और वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर अचानक कोई 10 मेहमान आ जाए 2 दिनों के लिए, तो आटा जल्दी खत्म हो जाता है, तो हम सतर्क हो जाते हैं, भाई आज हम 7वें दिन बोल देंगे आटा खत्म होने वाला है क्योंकि मेहमान आए थे। तो जिस रिसोर्स का हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं
उन्हें बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्स, यानी इन्हें हम बोलते हैं वास्तविक संसाधन। इसका एग्जाम्पल है पेट्रोलियम है, ठीक है, कोल है, जितने भी प्रेजेंट में हम यूज कर रहे हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। एक होता है आपका पोटेंशियल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जो हम प्रेजेंट में यूज नहीं कर रहे हैं और जिनके यूज करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इन फ्यूचर में उनका यूज जरूर करेंगे, ये हमें पता है। लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल है, हमने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया है, लेकिन प्रेजेंट में उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, या जो टेक्नोलॉजी है वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, वो काफी कॉस्टली है, लेकिन इन फ्यूचर में उसे हम इफेक्टिव बनाएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। तो ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जिनकी हमें ना तो क्वांटिटी पता होती है, ना ही हम उन्हें करंटली यूज कर रहे होते हैं, प्रेजेंटली उसका यूज नहीं करते। जैसे हाइड्रोजन एज ए फ्यूल हो गया, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, ये भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। ये हो गए, और ये किसके बेसिस पर है, ये डेवलपमेंट और यूज के बेसिस पे है। चलते हैं नेक्स्ट पे हम लोग, अगला देखते हैं हम लोग ओरिजिन के बेस पे। ओरिजिन के बेस पर रिसोर्स हमारे टू टाइप के होते हैं, एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। देखिए बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं, देखिए यहां पे देखिए लिखा हुआ है बायोटिक रिसोर्स होते हैं लिविंग। यहां समझिए ये हो गए बायोटिक, बायोटिक को हिंदी में बोलते हैं जैविक, जैविक बोलते हैं, या इन्हें लिविंग बोलते हैं। लिविंग में कौन आ जाएगा, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटेस्टा। वहीं अबायोटिक को हिंदी में क्या बोलेंगे, अजैविक, ठीक है, या नॉन लिविंग। इसका एग्जांपल है वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल, लाइट। ये हो गए आपके रिसोर्स के बेसिस पे। बाकी जब हम इन्वायरमेंट टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें मैंने बायोटिक अबायोटिक को और डिटेल में डील किया है, क्योंकि इनके बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। क्योंकि वाटर के बिना प्लांट सर्वाइव नहीं करता, सॉइल के बिना प्लांट सर्वाइव नहीं करता, प्लांट के बिना एयर क्लीन नहीं होगी, यानी दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, यानी इनका को एग्जिस्टेंस है इस अर्थ पे। लेकिन यहां पे हमें अपने टॉपिक से रिलेट रहना है, क्योंकि हमें पहले क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली डील करना है। तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक। इन्हें जैविक और अजैविक घटक बोलते हैं। देख लो, बायोटिक में क्या हो जाएगा, बायोटिक में हो जाएगा आपका प्लांट और एनिमल, और अबायोटिक में क्या हो जाएगा, सॉइल, रॉक। ये सभी एग्जांपल हो गए। एग्जांपल ये वाला लीजिएगा, ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखते हैं यहां पर रिसोर्स को किस आधार पे बोला गया है, स्टॉक के आधार पे, यानी भंडार के आधार पे संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। अब यहां पर ध्यान से देखना, नॉन रिन्यूएबल को क्या बोलते हैं हम लोग, एक इंग्लिश और होती है कन्वेंशनल। कन्वेक्शनल, ठीक है, सॉरी कन्वेंशनल, ठीक है, और ये हो जाएगा नॉन कन्वेंशनल। हिंदी में बोलेंगे इसको गैर परंपरागत, इसे बोलेंगे परंपरागत। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है यहां समझिए। देखिए नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यूएट नहीं हो सकते, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल। आप जो कोयले की जो यूनिट जला लोगे, क्या आपको दोबारा मिलेगी, नहीं, कोई दूसरी बनेगी और उसको बनने में
हजारों साल का समय लिखता है। क्या लगता है? इनको बनने में हजारों साल का समय लगता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वही जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आप बहुत ध्यान रखेंगे। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? कन्वेंशनल। कन्वेंशनल वो हो गए जो पुराने हो गए, हम परंपरागत तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइक हो गया कोयला, ठीक है, पेट्रोल, गैस, यानी ये पुराने जमाने के हैं, कन्वेंशनल है। ठीक है, और इनके स्टॉक लिमिटेड है, एक बार समाप्त हो गए तो इनको बनने में हजारों साल का समय लगता है। जैसे कोयला, पेट्रोल, जो कोयला आप जला लोगे क्या आपको दोबारा मिलेगा? नहीं, कोई दूसरा बनेगा, और उसको बनने में हजारों साल का समय लगता है। वही जो होता है नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल में क्या होता है? पुराने। नॉन कन्वेंशनल मतलब क्या होता है? नए। नए में कौन सा आ जाएगा? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल। ये क्या है? इनके अनलिमिटेड रिसोर्स हैं। जब तक ये अर्थ है तब तक क्या सन की एनर्जी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। विंड एनर्जी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। हाइड्रो पावर मिलेगा, यानी ये अनलिमिटेड रिसोर्स है। ठीक है, क्या लिखा है? रिसोर्स विच आर कैपेबल और क्विक रिनोवेट, जो जल्दी से फिर से नए बन जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, इनकी दूसरी इंग्लिश याद कीजिएगा। रिन्यूएबल को क्या बोलते हैं? नॉन कन्वेंशनल या गैर परंपरागत। और कन्वेंशनल को क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल। ये रिन्यूएबल नहीं हो सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? सोलर और विंड। किसका? रिन्यूएबल का। और रिन्यूएबल की दूसरी हिंदी इंग्लिश क्या होती है? नॉन कन्वेंशनल, नए वाले। आगे हम देखते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखो, रिसोर्स विच हैव लिमिटेड स्टॉक, जिसके बहुत सीमित भंडार हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल यानी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल या परंपरागत। ठीक है, इसमें क्या जाए? फॉसिल फ्यूल, कोयला, पेट्रोल, डीजल, न्यूक्लियर एनर्जी, और इनको बनने में थाउजेंड ऑफ ईयर लगते हैं। नया कोई कोयला बनेगा, इसको बनने में थाउजेंड ऑफ ईयर लगते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है कोयला, पेट्रोल, ये सभी हम ले सकते हैं। अब आप लोग समझ गए? समझ गए तो एक बार थम्स अप भेजिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, फिर से बता रहा हूं, ये कंफ्यूजिंग है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन भी लेके आया हूं, तो ध्यान रखेंगे। जो कन्वेंशनल होगा उसी को बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि जो कन्वेंशनल है वो नया नहीं बन सकता, कोई दूसरा बनेगा। और वही जो रिन्यूएबल है उसे बोलेंगे नॉन कन्वेंशनल, क्योंकि ये नए हैं। ठीक है, कन्वेंशनल में क्या जाएगा? कोयला, पेट्रोल। नॉन कन्वेंशनल में कौन सा आएगा? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, यहां दे देंगे। ये हो गया स्लाइड क्लियर। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखो, यहां पर दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे रिसोर्स को हम टू टाइप का डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है? एक होता है ऑबिक्वेटस, एक होता है लोकलाइज। हिंदी में बोलते हैं इसको सर्वव्यापी और स्थानिक। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है? जो एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं, लाइक एयर और वाटर। ठीक है, वही लोकलाइज क्या होते हैं? जो लिमिटेड लोकेशन पे पाए जाते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन पाए जाते हैं। क्या कोयला हर जगह मिलेगा? क्या गोल्ड हर जगह मिलेगा? क्या क्रूड ऑयल हर जगह मिलेगा? नहीं, इनके स्पेसिफिक लोकेशन है। जो स्पेसिफिक लोकेशन पे पाया जाएगा उन्हें बोलेंगे लोकलाइज। जो हर जगह पाया जाएगा उन्हें बोलेंगे ओबिक्वेटस या सर्वव्यापी। लोकलाइज का एग्जांपल है कॉपर और आयरन, और ओबिक्वेटस का एग्जांपल है एयर या वाटर। ये आपका एग्जांपल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये क्वेश्चन कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है इसकी। अच्छा, इसका आंसर सो रहा है, आंसर पे आप लोग फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस आंसर नहीं। इसमें क्या लिखा है? आप फीचर पढ़िए और पहचानिए। सबसे पहला पॉइंट क्या मिला आपके काम का? अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ये देखता, यहाँ पे कन्वेंशनल दे रखा है,
अब कन्वेंशनल क्या था, जो पुराने वाले थे, पुराने में क्या था, कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस। तो देखिए बायोगैस होगा नहीं, जियोथर्मल नहीं, हाँ नेचुरल गैस है, ये हमारा आंसर होगा। क्या है, क्योंकि ये, अब चलो वापस चलते हैं स्लाइड पे, चलो हम देखते हैं। ये देख लो क्या था, कन्वेंशनल है, क्या था, फॉसिल फ्यूल, इसी में आया कोयला, पेट्रोल, डीजल, कोयला देखो आ गया, गैस आ गया, मिल गया आंसर। तो ऐसे करना। अगर नॉन कन्वेंशनल पूछता तो नॉन में क्या जाते, सोलर, विंड, हाइड्रो, ये सभी हो जाता। बायोमास देखो ये ऑप्शन था, जियोथर्मल था, देख रहे हैं। ऐसे करना है क्वेश्चन आप लोग को, अब तो दिक्कत नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एस्पिरेंट के बीच में ये हाईली कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन ऐसी उम्मीद करता हूं कि आज के बाद पे इस पे आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा। यहां देखें क्या पूछा है, यहां पे पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे क्या था, ये था ओबिक्वेटस और एक था लोकलाइज, यानी सर्वव्यापी और स्थानिक। अब देखेंगे मिनरल। ध्यान रखिए ये डेफिनेशन एनसीईआरटी से ली गई है और एनसीईआरटी आपके आज भी एग्जाम का माइलस्टोन मानी जाती है। तो क्या होता है मिनरल का, अब मिनरल इज अ नेचुरल अकरिंग, जाहिर बात है मिनरल हमें नेचुरली मिलते हैं, सब्सटेंस हैविंग डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, जाहिर बात है गोल्ड का अपना केमिकल कंपोजिशन होगा, डायमंड का अपना होगा, कॉपर का अपना होगा। तो दो तीन बातें याद रखेंगे, नेचुरली अकरिंग और डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, और ये पर्टिकुलर लोकेशन पे ही पाए जाते हैं, सब जगह नहीं पाए जाते, इसीलिए इनको लोकलाइज कहा जाता है। अब करेंट कर पा रहे हो आराम से, चाहे वो अंटार्कटिका हो, चाहे वो अरब हो, चाहे कुछ हो, आपको बस ये लाइन, ये डेफिनेशन काम की है आपकी, और यहीं से सीधे से क्वेश्चन आएगा। अब देखो आगे चलते हम लोग। अब देखिए यहां पे क्या है, वही चीज देखा है, नेचुरल अकरिंग और फिक्स केमिकल कंपोजिशन है किसका, आप लोग का मिनरल का। अब देखिए टाइप्स ऑफ मिनरल, ये आपके बहुत काम का है। क्या लिखा है, मेटालिक और नॉन मेटालिक। अब देखिए मेटालिक क्या होता है, जिसमें मेटल होता है, लाइक अ गोल्ड, आयरन, सिल्वर, यानी जिसपे आप चाहे तो वायर बना सके लंबी सी, या पतली सी शीट बना सके। अगर भाई आयरन होगा तभी तो उसकी शीट बन सकती है, कॉपर होगा, सिल्वर होगा, तभी तो उसकी वायर बन सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेटालिक मिनरल वो होते हैं जिनमें मेटल होते हैं। अगर वही मैं कोयले बोलूं तो क्या कोयले का तार बना लोगे, या कोयले की शीट बना लोगे, पेट्रोलियम की बना लोगे, नहीं, वो मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल में आएंगे, अभी बात करेंगे। ये क्या होता है, लैस्चर होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का गुड कंडक्टर होता है। जितने भी हमारे घर के बर्तन बनते हैं, यूटेंसिल्स, वो सारे क्या होते हैं, मेटल के होते हैं मोस्टली। जैसे आपकी कुकर हो गया, आपका कढ़ाई हो गया, ये सभी क्या है, मेटल बने हैं, और वो हीट के गुड कंडक्टर हैं, तभी तो हम खाना बनाते हैं, जल्दी पक जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं, तभी तो इलेक्ट्रिक वायर भी एल्युमिनियम और कॉपर के बनते हैं, यह जानते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। इसका एग्जांपल क्या हो गया, बॉक्साइड हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, किसके, मेटालिक के हो गया। ठीक है, ये चमकदार होते हैं, देखा ही आपने, उष्मा के गुड कंडक्टर होते हैं। अब देखो हम अब मेटालिक मिनरल को ही टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसमें, फेरस और नॉन फेरस, यानी इसे बोलते हैं लौह धातु और अलोह धातु।
ठीक है, इसमें देखेंगे, देखो फेरस क्या होता है, जिनमें आयरन पाया जाता है, और हम बचपन से ये समझते हैं कि आयरन ही चुंबक से चिपकता है, लेकिन हमारा यह मिसकंसेप्शन है। आप सोचिए आजकल जो नए कॉइन बनते हैं, सिक्के, वो चुंबक से चिपक जाते हैं। हम क्या समझते हैं लोहे के हैं, अगर लोहे के होते जंग क्यों नहीं लग रहा है, यही क्वेश्चन है। यानी जो आज के कॉइन बनते हैं वो चुंबक से तो चिपकते हैं, मैग्नेट से, लेकिन वो आयरन के बने नहीं होते। इसकी वजह क्या है, जो फेरस होता है वो केवल आयरन नहीं होता, वो क्रोमाइड भी होता है और वो मैग्नीज भी होता है। यानी मैग्नीज और क्रोमाइड के बने होते हैं न्यू कॉइन या सिक्के, इसलिए वो चुंबक से चिपकते हैं। तो वो सरकार भी कितनी समझदार है कि वो इसलिए बनाती है ताकि हम लोग नदियों में कॉइन फेंक देते हैं और बच्चे उसे चुंबक से चिपका के निकाल लेते हैं। तो समझ गए, अब से याद रखिएगा, चुंबक से केवल यानी मैग्नेट से केवल आयरन ही चिपकता, क्रोमाइड और मैग्नीज होता है। वही नॉन फेरस क्या होता है, जो चुंबक से नहीं चिपकेगा, जिसमें आयरन नहीं पाया जाएगा। क्या गोल्ड चिपकेगा चुंबक से, क्या सिल्वर, कॉपर, ये सब नहीं चिपकेंगे, तो ये क्या हो गए, नॉन फेरस हो गए। ठीक है, अब देखो नॉन मेटालिक, हम मेटालिक देख रहे थे, अब नॉन मेटालिक क्या होता है। ठीक है भाई, इसमें पहली बात तो मेटल नहीं होगा, धातु नहीं होगा। इसका एग्जांपल कोयला है, पेट्रोल है, ये सभी एग्जांपल हो जाएंगे। ये देख लो, जिप्सम हो जाएगा, माइका हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम, क्योंकि इसके अंदर मेटल नहीं है। ना तो आप ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, क्या कोयले में करंट पास होगा, नहीं। ठीक है, क्या पेट्रोलियम में, नहीं। क्या माइका में, नहीं। इसलिए ये नॉन मेटालिक है। ये बातें याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जब अभी तो आपको आसान लग रहा होगा, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तब भूल जाओगे, इसलिए रिवीजन जरूर कर लीजिएगा इसका। देखिए यहां पे लिखा भी है, देखेंगे इसमें आयरन और क्रोमाइट इसके एग्जाम्पल हो गए। और देखो सोना और चांदी क्या हो गए, ये हो जाएंगे नॉन फेरस के एग्जाम्पल। अब देखिए क्वेश्चन है आप लोग का, इसमें कौन सा करेक्टली नहीं है, नॉट ट्रू। आप पढ़िए आराम से इसको और इसको कीजिए। देखिए अगर हम सभी को देखें, अभी हम इतना डिटेल में पढ़ के आए हैं, नेचुरली अकरिंग है, बिल्कुल सही बात है। डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, ये भी सही है। डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन पाया जाता है, ये सही है। लेकिन ऑल मिनरल नॉन मेटालिक नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मेटालिक भी होते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यानी आंसर क्या आ जाएगा, डी। अच्छा यहाँ पे आंसर शो हो रहा था, कोई नहीं। अब देखेंगे मिनरल एक्सक्रिएशन। देखो मिनरल की जो माइनिंग होती है वो अलग तरीके से होती है, इनमें अलग अलग टर्म्स होते हैं। जैसे पहली माइनिंग, इसको कंबाइंडली बोलते हैं सब चीज को, इसमें अलग अलग टर्म्स होते हैं। एक होता है क्वायरिंग, एक होता है ड्रिलिंग, एक होता है ओपन कास्ट, एक होता है सॉफ्ट माइनिंग। इसको हम लोग एक एक करके डील करेंगे डेप्थ के आधार पे। पहले नंबर पे आता है क्वायरिंग, इसे बोलते हैं हम लोग आखनन। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आखनन। इसमें क्या होता है, जमीन के सबसे पास से, यानी सबसे नियरेस्ट अर्थ के सरफेस के पास से जब हम मिनरल का एक्सक्रिएशन करते हैं उसे बोलते हैं क्वायरिंग। ये क्या होता है, 0 to 100 मीटर, यानी अर्थ सरफेस के सबसे पास से जब हम मिनरल निकालते हैं तब उसे बोलते हैं क्वायरिंग। एक होता है ओपन कास्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं विवृत खनन। जब 100 मीटर, हाँ इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्वायरिंग का, माइका हो जाएगा, कोल हो जाएगा, मुल्तानी मिट्टी, कई सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। और ओपन कास्ट होगा 100 से लेकर 1000 मीटर तक। इसमें क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा और भी कई मेटल हो जाएंगे। ठीक है, अगला होता है आप लोग का ड्रिलिंग होता है।
ड्रिलिंग होता है 1000 to 5000 मीटर, ये सब मीटर में है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जनरली क्रूड ऑयल निकलता है, कच्चा तेल निकलता है, ठीक है, तेल के कुएं बनते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रवेधन। और लास्ट में होता है शाफ्ट माइनिंग, ये मोर देन 5000 मीटर होता है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे इसमें हम हाईली डेप्थ मिनरल निकालते हैं, लाइक डायमंड, प्लेटिनम, अदर इंपॉर्टेंट मिनरल। तो ये मैंने डेप्थ के आधार बता दिया है, फिर से रिकॉल कर देता हूं मैं। क्वायरिंग हो जाएगी 0 to 100 मीटर, अर्थ के सबसे पास से, माइका हो गया, कोल हो गया, मुल्तानी मिट्टी, ये सभी, ठीक है। ओपन कास्ट हो जाएगा 100 to 1000 मीटर, इसमें हो जाएगा विपरीत खनन बोलेंगे, इसमें कोयला हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, एक्सेट्रा। ड्रिलिंग हो जाएगा 1000 to 5000 मीटर, इसमें हो जाएगा क्रूड ऑयल हो जाएगा। शाफ्ट हो जाएगा 5000 ज्यादा, इसमें हो जाएगा प्लेटिनम वगैरह हो जाएगा, ये सभी डायमंड हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग, ये वही देखा को शाफ्ट माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वायरिंग। ये देखो क्वायरिंग क्या होता है, नियर द अर्थ सरफेस, देख रहे हैं, सबसे पास से, मैं यहां भी लिख देता हूं 0 to 100 मीटर, ठीक है। एक मिनट, यहां देखो ओपन कास्ट में हो जाएगा 100 to 1000 मीटर, इसमें हो जाएगा कोयला और लोहा। ड्रिलिंग में हो जाएगा 1000 to 5000 मीटर, क्रूड ऑयल। शाफ्ट हो जाएगा 5000 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, देखो ये सारे प्रोसेस दे रखे हैं, जैसे हम तेल के कुओं से तेल निकालते हैं, जब हम जमीन से निकालते हैं, ध्यान रखिए वो होता है क्रूड ऑयल। अब जब हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं तब उसमें हम अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, ठीक है। जमीन से हमेशा क्रूड ऑयल निकलता है, उसको जब रिफाइन करते हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, नेफ्ता, वैक्सीन, ठीक है, वैसलीन, ये सभी निकलते हैं। जो हम ठंडियों में ओठों में वैसलीन लगाते हैं ना, वो किसका होता है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। जो काली वाली डांबर की रोड बनती है ना, जो डांबर होता है वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। ये सब बातें पता होना चाहिए, एग्जाम में एलिमिनेट करने में काम आएगा। जो आप पेंट यूज करते हो उसमें भी मिलता है वो प्रोडक्ट, ठीक है। जो वैक्स होता है वो भी पेट्रोलियम से निकलता है, तो कई सारे प्रोडक्ट हमें इससे प्राप्त होते हैं। अब देखिए मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बस इतना याद रखिए, जो मेटालिक मिनरल होते हैं वो ज्यादातर मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक में पाया जाता है, यानी जो धात्विक खनिज होते हैं वो रूपांतरित चट्टानों में और आग्नेय चट्टानों में, और जो नॉन मेटालिक होते हैं वो पाए जाते हैं सेडिमेंट्री या असाधी चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो कोयला और पेट्रोलियम होगा वो सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाएगा, यानी असाधी चट्टानों में पाया जाएगा। ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो कुछ मिनरल के बारे में दे रखा है, जैसे जो आयरन के डिपॉजिट में और प्रोडक्शन में चाइना पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है और इंडिया सेकंड नंबर पे है। और इंडिया में बात करेंगे तो आयरन के प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ आगे है, ठीक है। और डिपॉजिट में आप लोग का ये है उड़ीसा नंबर 1 है। तो ऐसे कई सारे स्टेट हैं। अगर यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में कुछ कंट्री आयरन प्रोडक्शन में काफी आगे हैं, जैसे रशिया का कुजवास्क बेसिन हो गया, ये सभी हो गया, स्वीडन हो गया, फ्रांस हो गया, यूक्रेन हो गया, यहां सब भी कोयले के डिपॉजिट पाए जाते हैं। ये देखिए ये सब एरिया, अब देखेंगे नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। ये जो ये एरिया है ना, इसे बोलते हैं अपलेशियन एरिया, और अपलेशियन एरिया अपने कोल डिपॉजिट के लिए फेमस है, और यहां भी सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं
एंथ्रोसाइट कोल। क्या बोलते हैं? एंथ्रोसाइट। यानी पूरे वर्ल्ड में बेस्ट क्वालिटी का कोल डिजर्व का कोल डिपोजिशन कहां पर है? यूएस में है। ठीक है, ये याद रखेंगे। कहां पर? अपलेशियन रीजन में है। इसके अलावा कैनेडियन रीजन जो होता है, कैनेडियन सील्ड, जो ये वाला एरिया है ना, ये कहलाता है कैनेडियन सील्ड का एरिया। ये मिनरल डिपॉजिट में काफी आगे है। अगर आपने बचपन में मैच वगैरह खेली होगी, ऐसी ट्रॉफी देखी होगी जिसे हम सील्ड बोलते थे पहले, वहीं से ये टर्म्स लिया गया है। अब आते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ब्राजील ऐसा है जहां पे हाई ग्रेड यानी अच्छी क्वालिटी का आयरन ज्यादा पाया जाता है। यहां पर एक स्टेट है मिनास गिरास। वो स्टेट से इंडिया में झारखंड का जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो मिनरल रिच पाया जाता है। ऐसे ही ब्राजील का एक स्टेट है मिनास गिरास, वहां पर भी मिनरल के डिपॉजिट खूब पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा चिली, पेरू, बोलीविया, इन सभी कंट्रियों में भी मिनरल के डिपॉजिट पाए जाते हैं। ठीक है, लाइक प्लेटिनम, एस्बेस्टस, मैग्नीज एटसेट्रा। ये याद रखेंगे आप। अब देखते हैं अफ्रीका। देखो, जो अफ्रीका है पहले डायमंड के प्रोडक्शन में, प्लेटिनम और गोल्ड के प्रोडक्शन में काफी आगे था, लेकिन रिसेंट पास्ट ईयर में काफी न्यू डेवलपमेंट हुई। जैसे गोल्ड के डिपॉजिट में इस समय पूरे वर्ल्ड वाइड चाइना नंबर 1 है। डायमंड में पूरे वर्ल्ड में इस समय रशिया नंबर 1 है। प्लेटिनम में पूरे वर्ल्ड में इस टाइम कनाडा नंबर 1 है। ये बिल्कुल रीसेंट डेटा बता रहा हूं, इसीलिए डेटा के मामले में अपडेट रहिए। अगर आप बीपीएससी जैसा एग्जाम देते हैं या आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो उन सभी एग्जाम में डेटाबेस क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। यूपीएससी जैसे एग्जाम में इसी चीज को वो स्टेटमेंट बना के पूछेगा, उसमें फैक्चुअल चीजें थोड़ी सी कम आती है, लेकिन आती जरूर है। आप देख लो, यूपीएससी हमेशा अपना पैटर्न चेंज करता रहता है, इसलिए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये मैंने गोल्ड में चाइना नंबर 1 है इस समय, डायमंड में रशिया है और प्लेटिनम में कनाडा। ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट के प्रोडक्शन में काफी आगे है पूरे वर्ल्ड में, आज भी नंबर 1 पे है। ऑस्ट्रेलिया में 2 प्लेस हैं जिन्हें बोलते हैं हम कालगुरली और कुलगाड़ी। ये गोल्ड डिपॉजिट साइट है। जैसे इंडिया में कौन सा गोल्ड डिपॉजिट साइट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही ध्यान रखेंगे, जैसे हमारे इंडिया में कोलार है, हट्टी है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली कुलगाड़ी है। जैसे साउथ अफ्रीका में बिट वाटर रेंज है, पहाड़ी है। यूएस में क्या है? यूएस में यूकान वैली है। यूकान रिवर की जो वैली है अलास्का में, वहां पर गोल्ड के डिपॉजिट खूब पाए जाते हैं। आप देखेंगे अंटार्कटिका। देखो, अंटार्कटिका अभी क्या है, अभी इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। यहां पर मिनरल की खोज हो चुकी है, पता लग चुका है कि यहां पर कोल का डिपॉजिट है, यहां पे आयरन के डिपॉजिट है, सिल्वर है और क्रूड ऑयल है। लेकिन अभी इसको एक्सप्लोर करने पर एक कॉमन एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है सभी कंट्रियों में, इसीलिए इसकी बात चल रही है अभी। और वहां से लेके आना हमें यह भी देखना पड़ेगा वो कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है, ये डिपेंड भी करता है। अब मिनरल के यूज देख लो। मिनरल ऐसी चीज है हम अपने डेली लाइफ से लेके हर जगह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी, आपके क्वाइन यानी सिक्के, ये सब देखो मिनरल के ही बनते हैं। इवन जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है, कंप्यूटर में जो चिप लगती है वो सिलिकॉन की बनती है। और सिलिकॉन किससे मिलता है? क्वार्ज नामक रॉक से मिलता है। इसीलिए कंप्यूटर से जुड़ी हुई इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन इंडस्ट्री। और इंडिया की सिलिकॉन वैली कौन सा सिटी कहलाता है? यह कहलाता है आपका बैंक।
और पूरे वर्ल्ड का कौन सा कहलाता है? कैलिफोर्निया। ठीक है, क्या कहलाता है पूरे वर्ल्ड का? कैलिफोर्निया। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग, जो हम एल्युमिनियम यूज करते हैं ना, वो कभी जमीन से हमें एल्युमिनियम नहीं मिलता है। जमीन से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? बॉक्साइट। और बॉक्साइट एक ओर के रूप में मिलता है। जब हम इसकी स्मेल्टिंग करते या पिघलाते हैं, तब उसके बाद से उसमें से इनप्योरिटीज निकल जाती है और प्योर फॉर्म में हमें एल्युमिनियम मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, जमीन से हमें कभी एल्युमिनियम नहीं मिलता। जमीन से क्या मिलता है? हमें बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, इसका यूज हम बर्तनों में करते हैं, यूटेंसिल्स में, एरोप्लेन में, ऑटोमोबाइल्स, किचन में, कार में, काफी चीजों में हम इसका यूज करते हैं। और इन मिनरल्स को बनने में 1000 ऑफ ईयर लगते हैं, ये याद रखिएगा। इतनी जल्दी नहीं बनते ये, इसीलिए इनका हमें सस्टेनेबल यूज करना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन को भी ये इजीली अवेलेबल हो सके। ठीक है, अब देखिए, मिनरल को यूज करने लिए कुछ सिस्टम बनाए गए हैं। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब कम से कम इस्तेमाल करना, जितनी जरूरत है उतना, मिस यूज ना करना। ठीक है, रीयूज का मतलब बार बार यूज करना। जैसे मैंने ये बोतल ली, मान लीजिए, इस बोतल का ये मल्टीपल टाइम में यूज करूंगा, तो इसको बार बार रीयूज करना। वही रिसाइकल मतलब अगर ये बोतल खराब हो जाएगी, इसको तोड़कर नई बोतल बना लेना। तो हमें इन तीनों कॉन्सेप्ट पे काम करना है। ठीक है, और यही हमारे रिसोर्स को यूज करने का बेस्ट वे है, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को हमारे अर्थ के रिसोर्स को यूज करने का मौका मिल सके। ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या कहलाता है? द प्रोसेस यूजिंग रिसोर्स sensibly and the carefully without giving time to get resource renewed। ठीक है, हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें रिसोर्स को नया बनने का टाइम देना चाहिए और बहुत केयरफुल यूज करना चाहिए। इसी को बोलते हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है, जैसे कहते हैं पेड़ को बड़े होने का मौका दो। छोटे पे काट लोगे तो पेड़ की एक्चुअल वैल्यू भी आपको नहीं मिलेगी, और जो उससे मिलने वाला ऑक्सीजन था वो भी नहीं मिलेगा। वही आता है बैलेंसिंग अप्रोच। हमेशा रिसोर्स को लेकर जब हम बैलेंस का अप्रोच रखते हैं, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी वो मिल सके। ठीक है, यानी प्रेजेंट जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन, यानी प्रेजेंट जनरेशन को भी यूज करने का मौका मिले और फ्यूचर को भी। ऐसा ना हो कि सारे रिसोर्स का यूज हम कर लें, हमारी फ्यूचर जनरेशन को ये रिसोर्स मिले ही ना। तो जब हम केयरफुली यूज करेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां पर देखो फर्क क्या है, रिसोर्स कंजर्वेशन का क्या है? हमें उतना टाइम देना है जिसमें नया रिसोर्स बन सके। सस्टेनेबल का क्या है? फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के यूज करना। ऐसा ही नहीं कि केवल अपने लालच में हम लोग सब रिसोर्स का यूज कर सके। इसीलिए गांधी जी ने एक लाइन की थी, इस अर्थ के पास सबकी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है, पूरी कैपेबिलिटी है कि हर पर्सन की रिक्वायरमेंट को यह अर्थ हमारी पूरी कर सकती है। लेकिन इस अर्थ के पास एक व्यक्ति का, अ सिंगल पर्सन के लालच को पूरा करने के रिसोर्स नहीं है। यानी ये धरती एक व्यक्ति के लालच को भी पूरा नहीं कर सकती, लेकिन सभी व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा कर सकती है। तो हमें जरूरत पे ध्यान देना है। ये देखो, आखिर इसका अप्रोच क्या होना चाहिए? हमें केयरिंग एंड द रिस्पेक्ट ऑफ द ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। इस अर्थ की लाइफ की जितने फॉर्म है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एनिमल हो, सभी की रिस्पेक्ट करनी है। इससे क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ भी